पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने उपन्यास के तत्व, उसमें हमने उपन्यास की कथावस्तु और उपन्यास का दूसरा तत्व जो है अभी वो है पात्र तथा चरित्र चित्रण। पात्रों के माध्यम से ही उपन्यासकार कथानक को विकसित करता है। उपन्यासकार पात्रों का चयन समाज के सभी वर्गों से कर सकता है, परंतु लेखक को चाहिए कि वह पात्रों को कठपुतली न बनाए, बल्कि उनका स्वाभाविक विकास होने दे, क्योंकि कभी कभी पात्र लेखक के हाथ से निकल जाते हैं और जीवन की व्याख्या बदल जाती है। अतः उन्हें विभिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर सावधानी से स्वाभाविक विकास के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए। पात्रों का कार्य व्यापार उनके चरित्र पर प्रकाश डालता है, अतः उनके क्रियाकलापों का कार्य व्यापार में सहजता, यथार्थता एवं आकर्षकता होनी चाहिए। सामान्यतः चरित्र चार प्रकार के होते हैं: वर्ग प्रधान, व्यक्ति प्रधान, आदर्श चरित्र एवं यथार्थ चरित्र। इनमें से पात्र देव, असुर अथवा मानव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इस तरह ये उपन्यास का दूसरा तत्व जो है वो है पात्र तथा चरित्र चित्र। इसके बाद में उपन्यास का तीसरा तत्व जो आता है कथोपकथन या संवाद। पात्रों के परस्पर वार्तालाप को संवाद कहते हैं। संवादों का प्रयोग कथावस्तु को गति देने, पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करने, समाज विशेष के किसी वर्ग की विशेष प्रवृत्ति को प्रकाश में लाने के लिए वातावरण की सृष्टि करने आदि की उद्देश्य होता है। इसलिए संवादों में औचित्य होना चाहिए। वह परिस्थिति और बौद्धिक विकास के अनुकूल होने चाहिए। संवादों में पात्रानुकूलता एवं स्वाभाविकता आवश्यक है। संक्षिप्त संवाद भी उपन्यास में रुचि उत्पन्न करते हैं। संवादों से पात्रों की शिक्षा, दीक्षा एवं प्रवृत्ति का पता चलता है। संवादों द्वारा तीन विशेषताएं प्रतिपादित होती है: कथावस्तु का विस्तार होता है, चरित्र चित्रण में सहायता होती है तथा लेखक के दृष्टिकोण का पता चलता है। तो इस तरह उपन्यास के संवाद होने चाहिए। इसके बाद में चौथा तत्व आता है देश, काल तथा वातावरण। उपन्यासकार कथावस्तु में विविधता और चातुर्य कौशल्य द्वारा देश, काल तथा वातावरण पर प्रकाश डालता है। अनुभव का मूल्यांकन और विश्लेषण करते हुए कथावस्तु से संबंधित स्थानों पर उनकी वास्तविकता, भौगोलिक परिस्थितियां, प्राकृतिक चित्रण ज्ञात तथ्यों के आधार पर करता है। साथ ही साथ उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों का उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। किसी घटना की सजीवता में अभिवृद्धि करने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में भी वातावरण का चित्रण उपयुक्त सिद्ध होता है। वातावरण पाठक को नीरस तथा ऊब न लगे, इसका ध्यान रखना भी जरूरी होता है। इससे पठनीय एवं सरस बनाने हेतु कल्पना शक्ति का सहारा लेकर नए तथ्यों का उद्घाटन करना आवश्यक है। देश, काल तथा वातावरण का प्रभाव पाठक के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। उपन्यासकार तभी सफल हो सकता है जब वह अपने कर्तव्य का निर्वाह देश, काल और वातावरण में रहकर कर सके।
वरना समाज की वास्तविकता से अभिभिन्न रचनाकार उपन्यास लेखन की कला में सफल नहीं हो सकता है। यह 5वां उपन्यास का जो तत्व है वो है भाषा शैली। भाषा शैली, उपन्यास की भाषा शैली जन जीवन के जितनी समीप होगी वह उतना ही सरल लगेगा। भाषा में सजीवता एवं सरसता लाने के लिए मुहावरों और कहावतों का स्वाभाविक होना आवश्यक है। हास्य एवं व्यंग की पैनी धारा भाषा शैली को अधिक रोचक बना देती है, क्योंकि भाषिक कौशल्य की ही रचना को प्रभावशाली बनाता है। इसमें समय समय पर ओज एवं माधुर्य को उपयुक्त स्थान देना चाहिए। पात्रानुकूल भाषा शैली से उपन्यास में प्रवाह में अपने आप आ जाता है। उपन्यास की कथा, उपन्यास में देश काल, वातावरण, भाषा शैली, ये जो है हर व्यक्ति की अपनी अलग भाषा शैली होती है। हर व्यक्ति की अपनी अलग भाषा शैली होती है। इस तरह हर व्यक्ति अपने ढंग से सोचता है, इसलिए उसका कहने का ढंग भी अलग होता है। उपन्यास रचना के दौरान यह सावधानी रखनी चाहिए कि एक ऐसी शैली का चुनाव करे जिनका निर्वाह अंत तक कर सके। शैली के संबंध में सामान्यतः ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रत्येक उपन्यासकार की शैली भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक लेखक का अपना निजी अनुभव, क्षेत्र, वातावरण, संस्कार तथा शिक्षा भिन्न होती है। इस तरह उपन्यास की भाषा शैली होती है। और 6वां जो तत्व है उपन्यास का वो है उद्देश्य। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है आनंद की सृष्टि करना। आनंद की सृष्टि करना, साथ ही जीवन की व्याख्या करते हुए कलात्मकता तथा सौंदर्य की रक्षा करना भी जरूरी होता है। अतः सौंदर्य को सहभागी बनाकर जीवन, दर्शन और आनंद का समन्वयात्मक चित्रण उपन्यासकार का उद्देश्य होना चाहिए। उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता है। उसका उद्देश्य जीवन को झांकी देकर उसकी व्याख्या करना होता है। वह सामाजिक और पारिवारिक चित्रों द्वारा हमारे हृदय को आंदोलित करता है। उसके भीतर आदर्श चरित्रों की प्रतिष्ठा कर मन का संस्कार करता है। एक युग और समाज जीवन के चित्रण द्वारा वर्तमान युग और समाज जीवन को प्रेरणा देने का कार्य भी उपन्यास का है। उपन्यास द्वारा नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक सिद्धांतों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रचार भी होता है। उपन्यास चाहे सुखांत हो या दुखांत, आनंद की अनुभूति होती है। उपन्यास चाहे सुखांत हो या दुखांत, दोनों से आनंद की अनुभूति होती है। और इसी अनुभूति की सिद्धि करने में लेखक का प्रयत्न सफल हो जाता है। एक कलाकार की कृति तभी अमर हो जाती है जब वह स्वास्थ्य, जीवन मूल्य और प्रश्नों की व्याख्या अपने कलम द्वारा करता है। अतः लेखकीय उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को जगाए तथा व्यथा की परिमार्जन करके सुख की तलाश की ओर विमुख होकर उपन्यास का सृजन करे। तो इस तरह ये उपन्यास का स्वरूप, उपन्यास की परिभाषा और उपन्यास के तत्व जो है हम लोगों ने देखे। अगली जो गद्य विधा है वो है कहानी। कहानी का स्वरूप और
कहानी के तत्व। ये कहानी जो है, कहानी का मूल अर्थ है कहना। वक्ता और श्रोता के बीच की कही सुनी जाने वाली बात मूलतः कहानी होती है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है कि कुछ कहने सुनने की होती है। इस अर्थ में कहानी का संबंध आदिकाल से मानव सभ्यता के साथ चला आ रहा है। अतः कहानी साहित्य की अन्य विधाओं से सर्वाधिक प्राचीन विधा है। भारतीय साहित्य में इसका प्राचीनतम रूप वेदों से प्राप्त होता है। यद्यपि गद्य विधा के रूप में इसका विकास 19वीं सदी से माना जाता है। कहानी को अंग्रेजी में स्टोरी, बांग्ला में गल्प और हिंदी में कहानी कहा जाता है और मराठी तथा संस्कृत में इसे कथा कहते हैं। कथा में भी कथन करना अर्थात कहना भाव होता है। किसी घटना के बारे में एक दूसरे द्वारा अन्यों को कथन किया जाना अथवा कहना कहानी कहलाता है। कहानी शब्द से कहने का अर्थ प्रतीत होता है, परंतु आजकल कहानी लेखन की विधा बन चुकी है। उसमें अब केवल कहना सुनना ही रह गया है, बल्कि लिखना पढ़ना भी समाविष्ट हो गया है। जो कभी राजा रानी की कहानी बनकर नाना नानी द्वारा बच्चों को सुनाई जाती थी, वही कहानी आगे चलकर व्यक्ति अवस्था के रूप में धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, नीतिपरक तथा मनोविश्लेषणात्मक आदि अनेक संदर्भों में विकसित हो रही है। आजकल की कहानियों में मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं और मनोदशाओं का सूक्ष्म चित्रण होने लगा है। इस तरह कहानी का क्षेत्र धीरे धीरे व्यापक और सूक्ष्म होता जा रहा है। अगर हम देखें तो कहानी की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषा दी हुई है। अनेक विद्वानों ने कहानी को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उसे हम देखते हैं। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी की परिभाषा, कहानी के बारे में उनकी परिभाषा। कहानी एक रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति के फूल, बेल बूटे सजे हुए हैं। कहानी का एक ऐसा गलमा है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने संपूर्णत रूप से दृष्टिगोचर होता है। बाबू गुलाब राय जी कहानी की परिभाषा इस तरह देते हैं: छोटी कहानी एक स्वतःपूर्ण रचना है। कहानी में संक्षिप्तता और औचित्यपूर्ण वर्णन होता है, उसे कहानी कहते हैं। मन्नू भंडारी जी ने इसकी परिभाषा कहानी की इस तरह बताई है कि एक ही व्यथा को सब तक अथवा अनेकों तक पहुंचाने वाली कहानी होती है। कहानी के संबंध में हिंदी साहित्य कोश में इसकी जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार से दी है: कहानी गद्य साहित्य का एक छोटा, अत्यंत सुसंगठित और अपने आप में पूर्ण कथारूप यानी कहानी है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी परिभाषा द्वारा कहानी के स्वरूप को स्पष्ट करने की कोशिश की हुई है। अब देखते हैं कहानी के तत्व। कहानी के तत्व है कथावस्तु, पहला तत्व जो है। कुछ विद्वान कहानी में कथावस्तु का होना आवश्यक तो मानते हैं, परंतु अनिवार्य नहीं मानते हैं। लेकिन बिना कथा वस्तु या घटनाक्रम में के कहानी, बिना कथावस्तु या घटनाक्रम की कहानी नहीं हो सकती है। कथावस्तु तो कहानी का मूल आधार है, क्योंकि दैनंदिन जीवन का सामान्य यथार्थ ही कहानी में जीवन का असामान्य कथ्य बनता है। परंतु कहानी का क्षेत्र अथवा कथानक सीमित है, इसलिए कहानी में कथावस्तु का विस्तार वैसा नहीं होता जैसा उपन्यास में होता है। उपन्यास में के समान कहानी में अनेक उपकथाओं का गुंफन न होकर केवल एक ही कथानक रहता है।
वह संक्षिप्त रहता है, अतः उसमें लेखक को सांकेतिकता का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण कथानक में गति आती है। उपन्यास की कथावस्तु विस्तृत होने के कारण उसमें शिथिलता आ जाती है, परंतु संक्षिप्तता, सांकेतिकता और गतिशीलता कहानी की कथावस्तु को आकर्षक एवं रोचक बनाती है। इसके बाद में कहानी का दूसरा तत्व है पात्र तथा चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है, परंतु इस तत्व को अगर अत्यधिक प्रधानता दी जाए तो कहानी न रहकर रेखा चित्र बन जाती है। अतः कहानी ही लगे, इसलिए उसमें पात्रों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जीवन और उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। कहानी में कथावस्तु की संक्षिप्तता के कारण पात्रों की संख्या भी उपन्यास की तुलना में बहुत कम रहती है, क्योंकि कहानीकार कहानी में किसी एक चरित्र की विशेषता प्रस्तुत करता है अथवा कुछ चरित्रों को लेकर उसके किसी एक प्रमुख प्रवृत्ति का ही उद्घाटन कर पाता है। इस दृष्टि से कहानी के पात्र अथवा चरित्र चित्रण में भी संक्षिप्तता एवं सांकेतिकता का सहारा लिया जाता है। कहानी में पात्रों की भरमार तथा चरित्र चित्रण का विस्तार नहीं होता है। बाद में तीसरा तत्व आता है कहानी का संवाद। वैसे देखा जाए तो कथन या संवाद नाटक का प्रमुख तत्व है, परंतु गद्य की अन्य विधाओं में भी कथावस्तु को आगे ले जाने के लिए लेखक संवादों का सहारा ले सकता है, परंतु सीमित कथावस्तु के कारण कहानी के संवाद भी संक्षिप्त होते हैं। उपन्यास के पात्रों के समान कहानी के पात्र लंबी बहसबाजी नहीं कर सकते हैं, अतः कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त होता है, अन्यथा कहानी की रोचकता समाप्त हो जाएगी। चौथा कहानी का तत्व है देश काल वातावरण। देश काल वातावरण यद्यपि कहानी का भी एक तत्व है, तथापि सभी कहानीकार कहानी में अपने देश काल से समस्त वातावरण को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझते हैं, क्योंकि उपन्यास के समान कहानी में अनेक समस्याओं का अथवा सिद्धांतों का चित्रण नहीं होता है। किसी एक विचार या समस्या पर ही कहानी का ध्यान केंद्रित रहता है। अतः देश काल वातावरण को भी कहानी में समस्त रूप में नहीं संक्षिप्तता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आगे कहानी का पांचवा तत्व जो है भाषा शैली। कहानी की भाषा शैली सरल, सुबोध, सरस, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। उसमें लाक्षणिकता, व्यंग्यात्मकता, अलंकारिकता, विनोदात्मकता आदि बातें होनी चाहिए। कहानी की भाषा वातावरण, पात्र तथा परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। सुंदर भाषा शैली द्वारा लेखक सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूतियों को प्रभावी रूप से व्यक्त कर पाता है। भाषा की सजीवता तथा स्वाभाविकता कहानी में गति उत्पन्न कर देती है। इस तरह कहानी की भाषा शैली होती है। अब छठवां जो तत्व है कहानी का वो है उद्देश्य। केवल मनोरंजन अथवा जिज्ञासा पूर्ति ही कहानी का उद्देश्य हुआ करता था। केवल मनोरंजन अथवा जिज्ञासा पूर्ति ही कभी कहानी का उद्देश्य हुआ करता था, परंतु अब इसके साथ जीवन के आदर्शों की सूचना अथवा संकेत देना भी कहानी का उद्देश्य है। कहानी अब केवल कथा नहीं रही है, बल्कि मानव मन की अंतर्व्यथा को जागृत करना, मानव जगत के विविध भाव अभावों में मनुष्य की संवेदना का संवहन करना कहानी का सही उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर प्रस्तुत होने वाली कहानी सफल कहानी कहलाती है। इस तरह ये कहानी का स्वरूप
कहानी के तत्व और उसका विश्लेषण हम लोगों ने किया। इसके बाद में आती है उद्देश्य। कहानी का दूसरा, गद्य की दूसरी विधा जो है वो है नाटक। नाटक ये जो है, नाटक का स्वरूप और नाटक के तत्व जो है, ये नाटक का स्वरूप और नाटक के तत्व, इसके बारे में हम गद्य विधा जो है, नाटक जो है, नाटक यह पढ़ने की वस्तु नहीं है, नाटक यह देखने की वस्तु है। यह नाटक जो है, नाटक देखने की वस्तु नहीं, देखने की वस्तु है, देखने की विधा है। नाटक देखना और नाटक पढ़ना, इसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो देखते हैं नाटक का स्वरूप और नाटक के तत्व। नाटक का स्वरूप ये जो है, नाटक का स्वरूप, काव्य के दो भेद है, श्राव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक सर्वाधिक प्राचीन और प्रसिद्ध लोकप्रिय विधा मानी जाती है। प्राचीन काल में जिसे रूपक कहा जाता था, आज वही नाटक के नाम से प्रचलित हो गया है। काव्य के अंतर्गत नाटक को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। इसी कारण काव्येषु नाटक रम्यम कहा जाता है, अर्थात काव्य में नाटक रमणीय है। पाश्चात्य साहित्य में नाटक को ड्रामा कहते हैं। दृश्यात्मकता के भीतर कथावस्तु, चरित्र तथा दृश्यों का संगठन होता है, जिसे रंगमंच पर दिखाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वही नाटक है। भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार वार्तालाप, संगीत, नृत्य, वेशभूषा, कथावस्तु और अभिनय समन्वित करने पर जो रूप बनता है उसे नाटक कहते हैं। इस तरह से ये नाटक की परिभाषा इस तरह से बताई जा सकती है। काव्यशास्त्र में जो परिभाषा बताई है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब नाटक की अनेक परिभाषाएं जो विद्वानों ने बताई हुई है वो है, सबसे पहले देखते हैं नाटक की परिभाषा में आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में नाटक के बारे में क्या कहा हुआ है। वे कहते हैं, प्रसिद्ध कथावस्तु जिसमें विलास एवं समृद्धि का योग हो, सुख दुख की उत्पत्ति हो, निरंतर रसों का अस्तित्व हो, जो संपूर्ण मानव जीवन का प्रतिबिंब हो, ऐसी कृति का प्रस्तुतिकरण नाटक है। अरिस्टोटल कहते हैं कि ये पाश्चात्य विद्वान है, नाटक जीवन की अनुकृति है। और पाश्चात्य विद्वान सीरीसो के अनुसार नाटक जीवन और सत्य का प्रतिबिंब होता है। इस तरह उपरोक्त विवचन से स्पष्ट होता है कि नाटक में संपूर्ण मानव जीवन का सत्य उद्घाटित होता है। नाटक में हम जीवन को अपने सामने देखते हैं, अतः उसमें रम जाना सहज है। इसके अतिरिक्त नाटक शिक्षित, अशिक्षित, नागरिक, ग्रामीण सभी के द्वारा देखा जा सकता है। इसके रसास्वादन के लिए किसी प्रकार की पूर्ववृत्ति, दक्षता की अपेक्षा नहीं होती है। इसी कारण सभी काव्य भेदों में नाटक को सर्वाधिक रमणीय माना गया है। नाटक के लक्षणों के संबंध में कहा जाता है कि नाटक में सुख दुख का विस्तार से वर्णन होना चाहिए और साथ में अनेक रसों का वर्णन अपेक्षित होता है। नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। नाटक में 4 या 5 पात्र कार्य व्यापार में प्रमुख होने चाहिए। तो इस तरह से ये नाटक का स्वरूप और नाटक की परिभाषा हम लोगों ने देखी। अब देखते हैं कि नाटक
के तत्व क्या है? नाटक के तत्व इस तरह बताए जाते हैं। नाटक का पहला तत्व जो है वो है भारतीय आचार्यों के मतानुसार विस्तृत एवं सूक्ष्म विचार किया गया है। कथानक का संगठन नाटक का प्रमुख तत्व है, क्योंकि कथानक के द्वारा ही नाटक अभिनय के साथ प्रस्तुत होता है। नाटक में कथावस्तु के प्रमुख दो भेद माने जाते हैं, एक मुख्य कथावस्तु और एक आधिकारिक कथावस्तु या प्रासंगिक कथावस्तु। मुख्य कथावस्तु जिस कथा के सूत्र नाटक के आरंभ से अंत तक बने रहते हैं वह आधिकारिक कथावस्तु कहलाती है, और प्रासंगिक कथावस्तु जो कथाएं मुख्य कथा की सहायिका के रूप में प्रसंगवश बीच बीच में आती हैं उन्हें प्रासंगिक कथावस्तु कहते हैं। प्रासंगिक कथाओं से आधिकारिक कथा को बल मिलता है और वह तेजी से आगे बढ़ती है। इसके बाद में पात्र तथा चरित्र चित्रण, ये जो है नाटक के पात्र या चरित्र चित्रण, यह नाटक का प्रधान तत्व है, क्योंकि नाटककार अपने पात्रों के माध्यम से ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। नाटक का विकास पात्रों के सहारे ही होता है। सामान्यतः नाटक में नायक, नायिका, प्रतिनायक तथा अन्य स्त्री पुरुष पात्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नाटक का प्रधान पात्र नायक होता है। भारतीय विद्वानों के मतानुसार नाटक का नायक 4 प्रकार का होना चाहिए, या भारतीय विद्वानों के मतानुसार नायक 4 प्रकार के माने गए हैं। एक धीरोदात्त, यह नायक बलवान, गंभीर, क्षमावान, मितभाषी तथा विनम्र होता है। दूसरा प्रकार जो है धीर ललित, यह नायक शांत, मृदु, कलाप्रिय और सुखी होता है। तीसरा धीर प्रशांत, यह नायक सामान्य गुणों से युक्त, शांतिप्रिय, धर्मशाली, कोई ब्राह्मण होता है। और धीरोदात्त, यह घमंडी, प्रचंड शूर, मायावी, चंचल, धूर्त और आत्म प्रशंसक होता है। नायक में भी नायिका की तरह अनेक विशेषताएं होती है। भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार नायिका नायक की पत्नी या प्रेयसी होती है, परंतु पाश्चात्य विचारानुसार कोई भी स्त्री नायिका हो सकती है। नायिका नायक को प्रेरणा देती है और आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। इसके अतिरिक्त नाटक में नायक का विरोधी प्रतिनायक या खलनायक होता है, जो धूर्त एवं कपटी होता है। इसके साथ ही सहनायक और विदूषक भी नाटक के पात्र होते हैं, जो नाटक को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तीसरा प्रकार जो है संवाद, तीसरा तत्व जो है संवाद। पात्र के पारस्परिक बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद नाटक का प्राण तत्व है, क्योंकि नाटककार अपने मन की सारी बातें पात्रों के द्वारा ही दर्शकों के सामने रखता है। इसमें नाटककार की कुशलता एवं अभिव्यक्ति कौशल के दर्शन होते हैं। नाटक के संवाद जितने चुस्त, प्रभावशाली, सूक्ष्म होंगे, नाटक उतना ही चमत्कारपूर्ण और प्रभावशाली बनता है। उत्तम संवादों में सरलता, सुंदरता, धारावाहिकता, पात्रानुरूपता, सार्थकता, संक्षिप्तता आदि गुण होते हैं। अच्छे संवाद द्वारा पात्र के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है और कथावस्तु को गति मिलती है। इसलिए संवादों को नाटक का प्राण तत्व माना जाता है।
चौथा तत्व है देश काल वातावरण। सिर्फ नाटक में ही नहीं तो साहित्य की प्रत्येक विधा के अंतर्गत देश काल तथा वातावरण का यथार्थ चित्रण अनिवार्य होता है। जैसे मुगल कालीन शिवकालीन नाटक में तत्कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का चित्रण अनिवार्य होता है। इस तत्व के अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा, पात्रों की भाषा, तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण आदि को स्पष्ट किया जाता है। नाटककार को यह ध्यान में रखना पड़ता है कि जिस स्थान में और जिस समय से में लोग जैसे आभूषण वस्त्राभूषण पहनते हो और उस समय जो भाषा प्रचलित हो उसी का प्रयोग नाटक के पात्र करें। इसके बाद में भाषा शैली, नाटक का पांचवा तत्व। नाटक में संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और संवादों को सरस बनाने के लिए भाषा शैली का आश्रय लेना पड़ता है। नाटक की भाषा सरस, सरल, रोचक, प्रभावपूर्ण एवं पात्रानुकूल होनी चाहिए। इन गुणों के अभाव में नाटक के संवाद फीके पड़ जाते हैं और नाटक नीरस होने लगता है। भाषा के साथ साथ नाटक की शैली भी प्रभावकारी होनी चाहिए। शैली में नाटकीयता का गुण होना आवश्यक होता है। गीत और नृत्य की सहायता से नाटक की शैली को विशेष प्रभावकारी बनाया जाता है। आज आधुनिक नाटकों में प्राचीन नाट्य शैलियों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। छठवां तत्व है नाटक का अभिनय। गद्य की विधाओं में अभिनय एक ऐसा तत्व है जो सिर्फ नाटकों में पाया जाता है। अभिनय ही वह तत्व है जिसके कारण नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। जो नाटक अभिनय योग्य नहीं होते हैं वे निम्न स्तर के माने जाते हैं। अभिनय 4 प्रकार के बताए जाते हैं। अंगिक अभिनय, इसके अंतर्गत पात्र अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से अनेक भावों की अभिव्यक्ति करता है। इसमें शारीरिक अभिनय मुख, हाथ, नाक, कान आदि के द्वारा किए गए हाव भाव तथा विभिन्न मुद्राओं द्वारा किए गए अभिनय का समावेश होता है, इसलिए उसे अंगिक अभिनय कहते हैं। दूसरा है वाचिक अभिनय। इसके अंतर्गत वाणी द्वारा व्यक्त किए गए भाव आते हैं। तीसरा आहार्य अभिनय। इसके अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा, परिधान, सौंदर्य प्रसाधन आदि बाह्य वस्तुएं आती हैं। चौथा जो है सात्विक अभिनय। इसके अंतर्गत पात्रों अंतर्गत भाव और रसों का सामंजस्य कर विशेष भाव व्यक्त किए जाते हैं। इसमें सूक्ष्म आंतरिक भावों का प्रकाशन होता है। नाटक में रंग संकेतों को भी बहुत महत्व होता है, जिसमें पात्रों को नाटक के मंचन में तथा अभिनय में सहायता होती है। और छठवां जो तत्व है वो है उद्देश्य। भारतीय नाट्य शास्त्रियों ने नाटक का उद्देश्य चतुर्वर्ग माना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी एक की प्राप्ति माना गया है। पाश्चात्य विद्वान उद्देश्य को नाटक का प्रमुख तत्व मानते हैं। उनका उद्देश्य नाटक में जीवन का यथार्थ चित्रण करना रहा है, अतः वे नाटक में सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनैतिक समस्या का उद्घाटन करते हैं। नाटक का उद्देश्य जितना महान होगा वह नाट्य कृति उतनी ही महान होगी। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से समाज के सामने अपना संदेश रखता है। इस तरह नाटक का स्वरूप, नाटक की परिभाषा, नाटक के तत्व और नाटक के तत्व के साथ साथ हमने देखा कि अनेक प्रकार के तत्व इसमें
हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि नाटक के तत्वों के अलावा नाटक के जो प्रकार जो है कि नाटक के प्रकार जो है, नाटक ये हमने रंगमंचीय नाटक के बारे में देखा। अब नाटक के प्रकार रेडियो नाटक और दूरदर्शन नाटक ये नाटक के प्रकार के अंतर्गत आता है। यहाँ दूरदर्शन नाटक जो है कि दूरदर्शन नाटक मानवीय विकास के इतिहास में दूरदर्शन का आविष्कार एक क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है। दूरदर्शन के आविष्कार से शिक्षा और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। आज दूरदर्शन के माध्यम से अनेकानेक नाटकों का प्रसारण हो रहा है, जिसे धारावाहिक भी कहते हैं। दूरदर्शन नाटकों में कैमरा द्वारा शूटिंग कर नाटकों का प्रसारण किया जाता है। रंगमंचीय नाटक की तरह दूरदर्शन नाटक भी खेला जाता है, परंतु फर्क इतना है कि रंगमंचीय नाटक को दर्शक सीधा देखते हैं और दूरदर्शन नाटक को हम घर बैठकर आराम से देख सकते हैं। दूरदर्शन नाटक में ध्वनि लहर और चित्र लहर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके माध्यम से ही नाटक का प्रसारण होता है। दूरदर्शन नाटक में रंगमंचीय नाटक की अपेक्षा क्रिया व्यापारों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। दूरदर्शन नाटक में टेक्नोलॉजी और कैमरा के माध्यम से कृत्रिम वस्तु भी सत्य नजर आती है। कैमरा के माध्यम से चमत्कार प्रदर्शन किया जाता है और उसके द्वारा जन रुचि को उत्तेजित किया जाता है। दूरदर्शन नाटक प्रत्यक्ष भी खेला जाता है और उसका चित्रांकन करके बाद में भी उसे प्रसारित किया जाता है। दूरदर्शन नाटक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है इस प्रकार से है। दूरदर्शन नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम इस नाटक को बार बार देखकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कठिन से कठिन प्रसंगों को कैमरा के सहारे सहज स्वाभाविक बनाया जाता है। ऐसे प्रसंगों से हमें रोमांच की अनुभूति के साथ साथ आनंद की प्राप्ति भी होती है। ऐतिहासिक घटना के लिए कठिन प्रसंगों का चित्रण ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से किया जा सकता है और हम स्वाभाविक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन नाटक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम इसे घर बैठे एक बार, अनेक बार, कई बार देख सकते हैं। एक बार उसकी शूटिंग अगर हो गई तो जब चाहे तब हम उसे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि हमारे महाकाव्य जो है रामायण और महाभारत ये दूरदर्शन पर अभी पहले भी बताए गए और इस साल भी उसका पुनः प्रसारण किया गया है। तो ये दूरदर्शन नाटक में कृत्रिम वस्तु भी सजीव लगती है। स्वर्ग नर्क ये जो है ये कैमरा के द्वारा बताया जा सकता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे आकाश में लहराना, किसका सर शरीर से अलग कर देना, आग ओकना वगैरह वगैरह, जो विमान से लहराना, हवाई जहाज से लहराना, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंचाना, ये जो कैमरा के द्वारा असंभव बात भी कैमरा के द्वारा नाटक में संभव दिखाई देती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि रेडियो नाटक ये जो है कि रेडियो नाटक एक प्रकार से क्या है, रेडियो नाटक इंद्रिय आस्वादन की दृष्टि से काव्य के जो दो भेद बताए गए हैं उनमें से श्राव्य काव्य के अंतर्गत रेडियो नाटक आता है। रचना के प्रस्तुतिकरण का माध्यम जब रेडियो होता है तब उसे रेडियो नाटक कहा जाता है। रेडियो नाटक होते हुए भी श्राव्य काव्य के अंतर्गत आता है। ये रेडियो नाटक आज एक सशक्त रूप लेकर सामने आया है और तीव्र गति से उसका विकास भी हुआ है। रेडियो के निर्माण एवं विकास के साथ ही रेडियो नाटक विकसित हुए हैं।
अतः रेडियो नाटक यांत्रिक युग की देन माना जाता है। रेडियो नाटक का मूल आधार ध्वनि है। इसे कई विद्वानों ने अंधों का नाटक कहा हुआ है, क्योंकि यहाँ देखने की कोई सुविधा नहीं है, केवल सुनने की सुविधा है, इसलिए इसे ध्वनि नाटक भी कहते हैं। इसमें नाटककार अपने भाव और विचार ध्वनि के माध्यम से ही व्यक्त करता है। रेडियो नाटक में शब्द और ध्वनि के साथ साथ संगीत को भी अधिक महत्व होता है। रेडियो नाटक का कथानक सरल होना आवश्यक होता है। इसमें पात्रों की वेशभूषा, अलंकार, वातावरण, चरित्र चित्रण आदि तत्वों संवादों द्वारा ही स्पष्ट किए जाते हैं। इस कारण यहाँ संवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद को रेडियो नाटक का प्राण तत्व इसी कारण माना जाता है। दूरदर्शन नाटक की तरह हम इसका आनंद घर बैठकर ले सकते हैं, लेकिन ये नाटक केवल सुनने का काम, सुनने की वो विधा है, देखने की विधा नहीं है। इसलिए ये रेडियो नाटक अंकों का बंधन नहीं होता है। रेडियो नाटक को में अंकों का बंधन नहीं होता है। उसी प्रकार दृश्यों का भी बंधन नहीं होता है। श्रोता अपना काम करते करते और साथ सुनते इसका आनंद ले सकता है। रेडियो नाटक सुनकर श्रोता एक अलग आनंद पाता है। रेडियो नाटक में ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण होता है। इस नाटक में कल्पना को बहुत कम स्थान मिलता है। महापुरुषों की जीवनी, ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन, स्थान विशेष का वर्णन ध्वनि द्वारा ही किया जाता है। किसी भी सरस एवं भावपूर्ण घटना को रेडियो नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। पौराणिक कथाओं को नए रूप, नए अर्थ के साथ प्रस्तुत करना रेडियो नाटक की एक विशेषता मानी जाती है। इस तरह नाटक, ये जो है नाटक का स्वरूप, नाटक की परिभाषा, नाटक के तत्व और नाटक के प्रकार, ये जो है इसे हमने संक्षेप में देखा। और ये रेडियो नाटक, दूरदर्शन नाटक जो है, ये इनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। और अब हम यहाँ रुकते हैं और अगली विधा की तरफ, अगली विधा जो है उसकी तरफ अगली तासिका को मिलती है।